हेलो स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इस कोट के साथ। देखिए, बहुत ही शानदार कोट है जो यहाँ लिखी हुई है कि अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट करोगे और उस एफर्ट को एक सही डायरेक्शन दोगे तो आप अपना गोल इजीली अचीव कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव ना कर पाओ। ओके, कंटिन्यूसली अगर पानी एक पत्थर पर भी गिरता है तो उस पत्थर पर भी उस पानी के गिरने के निशान हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, यहाँ मैंने पिक्चर इंक्लूड की है, ये है टीना डाबी। 2016 यूपीएससी में इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल की थी, प्लस ये इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था। ओके, इनका कहना है कि अगर आप सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी आपके अंदर होती है। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनके इंटरव्यूज से इनमें इन्होंने बार बार कंटिन्यूसली रिपीट की है वो ये कि इन्होंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है वो अपनी 10th क्लास से ही स्टार्ट कर दी थी। मीन्स दिस इज़ द राइट टाइम कि जब आपको अपने कैरियर के लिए अवेयर होना चाहिए और उसे जो भी आपका गोल है, एम है, जो भी आप बनना चाहते हो उसकी तरफ आपको एफर्ट्स डालने चाहिए ताकि आप सही टाइम रहते उस गोल को अचीव कर पाओ। बिकॉज आज के टाइम पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें जल्दी शुरुआत करनी होगी, तभी हमें अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे। सो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स फर्स्ट हम ये जानेंगे करंट अफेयर्स होता क्या है। करंट अफेयर्स मीन्स आप जो हो, आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वो चाहे आपके स्टेट में हो या आपके नेशन में हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा हो, और जो कुछ भी हो रहा है वो चाहे इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, ज्योग्राफिकली हो या किसी भी तरह का कुछ भी हो जो आप पर इम्पैक्ट डाल रहा है, वो सब इंक्लूड किया जाएगा किसमें, करंट अफेयर्स में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि करंट अफेयर्स में क्या क्या आता है। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, तो हर एग्जाम में चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, गवर्नमेंट के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो, अगर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, करंट अफेयर्स है, इट मीन्स 20 to 40% जो क्वेश्चंस है वो आपके करंट अफेयर्स से ही आने वाले हैं। सेकेंड, हमें अब भाई इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें इसे प्रिपेयर कैसे करना है। सोर्सेज क्या है, सोर्सेज कैन बी न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंडिया ईयर बुक एंड इकोनॉमिक सर्वे। ओके, कुछ भी आप ले सकते हो, बट अभी आप जिस स्टेज पर हो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके लिए अप्रोच होनी चाहिए ओनली न्यूज़पेपर। आप अभी से हैबिट डालिए, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। ओके, न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्डअप होंगे। आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, वो सब आप पढ़ोगे तो आपकी एक अलग ही थॉट, अलग ही डेवलप्ड होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। द वेरी फर्स्ट इज़, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 2 जून को। आप देख सकते हो मैप में तेलंगाना यहाँ पड़ता है। प्लस इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं कि ये क्यों मनाया जाता है भाई। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को 29th स्टेट बनाया गया था। उस टाइम का 29th स्टेट था। उस टाइम का क्यों बोल रही हूँ मैं, बिकॉज अभी क्या है, अभी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में। JNK जो था वो स्टेट, JNK जो था वो अब स्टेट से हट के उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी क्या होती है, जिसे हम शॉर्ट में UTs भी कहते हैं। यूनियन टेरिटरी मीन्स जैसे हम स्टेट में रहते हैं, कौन सा स्टेट में रहते हैं, राजस्थान स्टेट में रहते हैं। तो राजस्थान स्टेट में रहते हैं तो हम पर जो रूल्स रेगुलेशंस, जो भी कंट्रोल है, पावर है, वो सारी गवर्नमेंट जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की होगी। ओके, सारे रूल्स वो डिसाइड करेंगी। बट यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज में जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब हम बात करते हैं कि हमने तेलंगाना की जो एस्टैब्लिश हुआ था किस डेट को, 2 जून को। अब उसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। और इनके जो CM है, तेलंगाना के CM बने थे, CM है अभी फिलहाल मिस्टर के चंद्रशेखर राव। ओके, ऑल्सो ये हमारे जो तेलंगाना के फर्स्ट CM भी यही थे। एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे आप UPSC की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो UPSC क्या करता है, आपसे सिंपल फैक्ट्स नहीं पूछता है कि भाई हाँ तेलंगाना कब स्थापना की गई थी तेलंगाना की, उसकी कैपिटल कौन सी है, या अभी उसमें CM क्या है। वो पूछेगा क्या, किस तरह के क्वेश्चन, फर्स्ट CM कौन से थे या फिर फर्स्ट गवर्नर कौन से थे। तो यहाँ मैंने लिखा है फर्स्ट गवर्नर कौन थे,
नरसिम्हा राव। नेक्स्ट इज, अब क्या है, जो तेलंगाना है वहाँ की स्पेशलिटी है तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल ये एक तरह की साड़ी होती है, रेड और ब्लैक, मैंने पिक्चर इंक्लूड की है, यू कैन सी हियर। इसे जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग मीन्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे कि अब जो भी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कोई भी स्टेट जगह होती है ना, उस जगह का अगर कुछ ज़्यादा ही फेमस होता है तो उस चीज़ को उसका जीआई टैग दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की नमकीन बहुत ज़्यादा फेमस है तो बीकानेर जो भुजिया है उसको जीआई टैग दिया हुआ है, प्लस कठपुतली है, और भी उसके अलावा एक कोटा डोरिया करके भी कुछ है, उसको भी जीआई टैग दिया हुआ है। बहुत सारे जीआई टैग्स है। इट मीन्स हम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है तो उसको नेशनल लेवल पर और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अच्छा, अब मैं बात की जीआई टैग की, तो जीआई टैग की मैंने यहाँ ये लोगो भी इंक्लूड किया है कि ये कैसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक एक बुक लिखी है और इस बुक के राइटर कौन है? मोहम्मद अब्दुल्ला मन्नान, ये इनकी बुक है, प्लस ये है मोहम्मद साहब। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम शुरू किसने किया है? किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू कौन है? फिलहाल जो अपने खेल मंत्री हैं, वही अपने ये किरण रिजिजू फिलहाल के खेल मंत्री हैं। ओके, और ये जो ई पाठशाला कार्यक्रम जो है ये क्यों स्टार्ट किया गया है? ये इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि एथलीट्स जो है उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए। ओके, ट्रेन किया जाए ऑनलाइन जैसे हम आपको ट्रेन कर रहे हैं काइंड ऑफ, ये थोड़ा सा बड़े लेवल पर है। ओके, नेक्स्ट इज बॉबी मोरो, इनकी डेथ हो गई है। ये कौन थे? ये रनर थे। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 1956 के ओलंपिक्स में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल लेकर आए थे, ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स में। अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी हो, चाहे फेमस कोई भी हो, अगर किसी की डेथ हो जाती है जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमी में या गेम्स में या किसी भी फील्ड में, अपनी फील्ड में वो बहुत अच्छा अगर उन्होंने काम किया है तो उनकी डेथ पर इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इज, अब वही बात करते हैं, यूपीएससी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछने वाली है। अगर आप आरएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, छोटे एग्जाम्स के आपका टारगेट है, देन दिस क्वेश्चन विल बी ओके कि हाँ भी बॉबी मोरो कौन थे, कब इनकी डेथ हुई, इस तरह के क्वेश्चंस। बट अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी हमेशा वर्ड्स में खेलती है, वो इन द डेप्थ जाके क्वेश्चंस पूछती है, लाइक इसी तरह से कि भाई उनकी स्पेशलिटी क्या थी। सॉरी। नेक्स्ट इज, हाल ही में एईएसआई के नए जो अध्यक्ष हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं और नए अध्यक्ष बने हैं संजीव गुरेटिया। एईएसआई क्या है? एईएसआई एरोनॉटिकल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हाल ही में लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप लॉन्च किया है। तो ये सी टैप किसने लॉन्च किया है? सी टैप लॉन्च किया है WHO ने। WHO, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी मींस WHO ने क्या किया है? कोविड-19 जो कि पैंडेमिक है, देखो दो चीज़ें होती है, एक तो पैंडेमिक होती है और एक होती है एपिडेमिक। एपिडेमिक मींस महामारी। ओके, समझ रहे हो? महामारी का मीनिंग आप सबको पता है। पैंडेमिक क्या होती है? अगर वो महामारी ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाती है, मींस वैश्विक महामारी जो होती है उसे कहते हैं हम पैंडेमिक। तो अभी कोविड-19 पैंडेमिक है, तो इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए जो भी मीन्स टेक्नोलॉजी जो चाहिए, जो एक्सेस हमें करनी है, वो इक्वली सारे नेशंस तक इक्वली पहुंच पाए, वो उसके लिए क्या किया है? WHO ने स्टार्ट किया है क्या? सी टैप। सी टैप में जो अभी मैंने यही बात बताई है आपको कि वर्ल्ड पैंडेमिक जो है वो सारी टेक्नोलॉजी मेडिसिन ईजीली सब तक पहुंचा पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ऑल ओवर द वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की अभी देखो, अभी फिलहाल कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है अमेरिका में। लाइक अमेरिका ने क्या किया? WHO की मेंबरशिप छोड़ दी है ना, उसने WHO की मेंबरशिप छोड़ी है। प्लस सेकंड चीज उसने क्या की है? ओपन स्काई टेरिटरी को भी लेफ्ट किया है। ओपन स्काई टेरिटरी क्या है? इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या है? 35 नेशंस इसमें मेंबर है और वो नेशंस क्या करते हैं क्या करते हैं? एक दूसरे पर लाइक हवाई निगरानी रखते हैं प्लेन्स के थ्रू। प्लस इसमें एक कंडीशन ये होती है कि वो हथियार इक्विपमेंट जो हथियार है उनका यूज़ नहीं करेंगे। ओके, प्लस अमेरिका ने क्या किया? स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी चाइनीज़ कंपनी लिस्टेड थी उन सबको उस लिस्ट से हटाने की घोषणा की है। तो फिलहाल क्या है? अमेरिका क्या है? बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है चीन से, बिकॉज ये माना जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो चीन से ही आया है।
है ना। इनिशियली क्या हो रहा था, जैसे देखो मैंने यहाँ इंक्लूड भी किया है एक्स्ट्रा में कि क्यों चढ़ा हुआ है, बिकॉज कोरोना वायरस को हम इनिशियली क्या कह रहे थे कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वुहान से हुआ है, तो हम इसे स्टार्टिंग में वुहान वायरस बोल रहे थे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसको कहते हैं चाइनीज़ वायरस, बिकॉज वो कहते हैं कि चाइना से आया है, ये चाइना ने बनाया था अपनी लेबोरेटरी में। नेक्स्ट, इनिशियली हम क्या कह रहे थे, जब स्टार्टिंग में आया था तब हम कहते थे नोवेल कोरोना वायरस, और अब हम इसे कह रहे हैं कोविड-19, है ना। तो वो एक तरह से काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा गुस्से में है चाइना से लेकर, चाइना से, और चाइना बहुत तरह तरह के तरीके भी अपना रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर्स में कि वो अपनी जो इंडियन बाउंड्री जो है ये वाली दिस साइड वाली, उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है, प्लस साथ में इधर जो अपना पड़ता है ना, कौन सा तो है, सॉरी, यहाँ जो सी है उस सी में भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है। तो वो काइंड ऑफ क्या कर रहा है ना कि बस लोगों का ध्यान भटका रहा है इस चीज़ से कि लोगों का कोविड-19 से ध्यान हट जाए। नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की? ये डिक्लेयर किया है पंजाब ने। पंजाब ने कहा है कि भाई मैं अपनी जो शराब है उस पर 2 से 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, और इस चार्ज से जो भी कलेक्शन होगा वो कलेक्शन हम यूज़ करेंगे किसमें, कोविड-19 में। ओके, प्लस मैप में देख लेते हैं, पंजाब यहाँ पड़ता है, प्लस इसकी कैपिटल क्या है, सॉरी इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। और हमारे सीएम कौन है, पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन पोर्टल शुरू किया है? चैंपियन पोर्टल शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अब चैंपियन क्या है, यहाँ पढ़ सकते हो आप फुल फॉर्म। हम बात करेंगे सबसे पहले एमएसएमईज को। एमएसएमईज क्या होती हैं? एमएसएमईज मीन्स जो भी स्मॉल, माइक्रो और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उन सब की जो भी प्रॉब्लम है उन सबको सॉल्व करने के लिए क्या स्टार्ट किया है, चैंपियन पोर्टल। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन? प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। ये आपकी इनकी पिक्चर है और ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का लोगो है। नेक्स्ट, हाल ही में किस फाइल संचार कंपनी को दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, बैन किया गया है? तो ये है वीटा ट्रांसफ़र। बिकॉज एक जो इसके थ्रू क्या है, हमारी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो लीक हो रही थी, इसलिए इसे बैन कर दिया गया है। अब बात करते हैं, रेलवे ने कोविड-19 के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो वो शहर है हमारा दिल्ली में उसने कोच लगाया है। मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल। अब जैसे देखो, क्वेश्चन कोई भी आता है ना, तो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आए हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए, एक बार पढ़ तो लेना ही चाहिए। बिकॉज यही तरीका होता है, हम चीज़ों को जितना जल्दी याद करके रिलेट करके पढ़ेंगे ना, उतने ही लॉन्ग टर्म के लिए हमारे माइंड में वो सब चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। ओके, अब बात आई रेलवे की, तो रेलवे के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर है पीयूष गोयल, है ना। और जो अब यूपीएससी अगेन जो अपने अच्छे ऑल इंडिया लेवल पर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे जॉन मथई। नेक्स्ट इज, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? ये विकसित की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ, इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, मीन्स स्ट्रेंथ और ओरिजिन इज इन साइंस। एस्टेब्लिश हुआ था 1958 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी। ओके, तो ये तो हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अब देखते हैं हम वर्ल्ड बाइसिकल डे अभी मनाया गया है, किस डेट को मनाया गया है? 3 जून को। अब देखो बाइसिकल क्या है, बाइसिकल बहुत सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली बोल दो या फिर आप कहो लॉन्ग लास्टिंग, वर्सटाइल बोलो, सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट का मीन है। सिंपल है, अफोर्डेबल है, रिलायबल है, क्लीन है, एनवायरनमेंट को कोई पॉल्यूशन नहीं होता इससे, प्लस हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इम्प्रूव होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, हमारी जो नीज़ की जॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथ करता है, मसल्स हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और जीरो एमिशन है। जीरो एमिशन का मतलब है कि एनवायरनमेंट पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इसे प्रमोट किया जाना चाहिए, सबको इसका यूज़ करना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, जिम में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, घर से निकले, गाड़ी में बैठे और निकल गए जिम के लिए, पार्क में घूम लिए, टहल लिए, जॉगिंग करनी है, फिर वापस गाड़ी में आ गए। तो क्यों इतना पोल्यूशन फैलाना है हमें?
अगर हम अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं देन हम पैदल भी तो जा सकते हैं, या फिर चलो ज़्यादा दूर है देन हम बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं। तो इसे प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा मीन है ट्रांसपोर्ट का। सबसे पहला मीन जो ये ओरिएंट किया गया था यही था, जो कि लाइक हमारे दादाजी वगैरह भी यूज़ करते थे इसको। तो मैं तो ये मानती हूँ कि इसे और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एंड आई एम श्योर आप सबने भी चलाई होगी और बहुत लाइक अच्छा फील आता है जब हम इसे राइड करते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसको दिया जाए, ये जो स्पोर्ट्स की फील्ड है ना उसमें सबसे बड़ा ऑनर है, स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे बड़ा ऑनर है। बीसीसीआई ने नॉमिनेट किया है किसे, रोहित शर्मा को, कि उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाए। अब ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है 4 साल की, जो आपकी पिछले 4 साल में आपने स्पोर्ट्स में जो भी कंट्रीब्यूट किया है उसे देखते हुए। कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देते हैं, और इसमें रुपीज़ कितने दिए जाते हैं, 7.5 लाख। ओके तो अब देखो ये तो बात हुई, अभी आया है जो जो न्यूज़ है, तो ये करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग। अब देखो बैकग्राउंड के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इक्वली। लाइक अब तक कितने लोगों को दिया है, 38 लोगों को दिया है। फर्स्ट किसे दिया था, विश्वनाथ आनंद को दिया था। विश्वनाथ आनंद कौन है, चैंपियन है चेस के, है ना, सबको पता है। तो प्लस अगर हम किसी भी एथलीट का या खिलाड़ी का जो भी अगर हम नेम ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड गेम का हमें पता होना चाहिए। लाइक जो है बजरंग पूनिया, दीपा मलिक और विराट कोहली, इससे पहले इन 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, लास्ट 3 जो हैं ये हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय जन औषधि परियोजना। इसमें क्या कर रहे हैं, इस परियोजना में हम क्या कर रहे हैं कि हम जेनेटिक मेडिसिन्स को बना रहे हैं, है ना, जेनेटिक मेडिसिन्स का यूज़ को बना रहे हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है, जेनेटिक मेडिसिन्स का यूज़ करने से हमने क्या किया, 2 महीने में 100 करोड़ रुपए जो है वो तो अर्न किए हैं, प्लस हमने बचाए हैं 800 करोड़ रुपए। अब देखो, अब जेनेटिक जो मेडिसिन्स होती हैं, जेनेरिक मेडिसिन होती है वो क्या होती हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे देखो, जब हम कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं तो हमें उसका पेटेंट लेना पड़ता है, पहले फार्मूला लेना पड़ता है। अब क्या किया, फार्मूला लिया हमने, पेमेंट किया इतना ज़्यादा पेटेंट के लिए, तो वो दवाई क्या होती है, महंगी हो जाती है, या फिर हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है तो वो वैसे महंगी हो जाती है। बट जब हमारा ये जो पेटेंट पीरियड है वो जब एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है, उस फार्मूला का यूज़ करके हम अपने देश में उन दवाइयों को बनाते हैं। तो वो क्या होती है, अपने देश में बनी है तो भी अब एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी इस पर, है ना, सॉरी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। साथ के साथ हमें क्या करना होगा, हमने अपने देश में इसे जब बनाया है मीन्स एम्प्लॉयमेंट भी लगा है इसमें, नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। इकोनॉमिकली तो बहुत सारे बेनिफिट हैं ही हैं। साथ के साथ ये जो मेडिसिन है वो बहुत ही मीन्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहती है, बहुत ईजीली चीप कॉस्ट में हमें मिल जाती है। लाइक यहाँ देखो, एक कैप्सूल के हम 85 रुपीज़ पे कर रहे हैं जो कि ब्रांडेड मेडिसिन है। सेम अगर हम उसे अपने यहाँ पर बनाते हैं तो ये क्या जेनरिक मेडिसिन में हमें ओनली 25 रुपीज़ ही पे करने पड़ते हैं, और दोनों का जो बेनिफिट मिल रहा है वो हमें इक्वल बेनिफिट मिल रहा है। देन हमें 85 रुपीज़ पे करने की ज़रूरत क्या है। तो ये बहुत ही अच्छी एक जो प्लान है गवर्नमेंट का कि हम इससे साथ के साथ हमारी इकोनॉमी और भी स्ट्रॉन्ग होगी, प्लस हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव होंगी, राइट। नेक्स्ट है कि अभी क्या किया है, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी बॉन्ड्स हटा दिए हैं अपने लिस्ट से, लाइक 7.75 वाले, और ये जो थे इन पर टैक्स लगाया जाता था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है इंपॉर्टेंट कि भाई ये जो बॉन्ड्स हटाए हैं आरबीआई ने, ये इन पर टैक्स किस एक्ट के अंडर में लगाया जाता था, तो ये था इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंडर में इसे हटाया गया था। अब बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड मींस देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, बॉन्ड इज अ फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर, मींस ये बताता है कि भी आपने लोन लिया है। नेक्स्ट इज ये देखो, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से और गेम्स एनवायरनमेंट से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक दो हमेशा आते हैं, है ना। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लाइक कि ये क्या है, यू कैन आप यहाँ पढ़ भी सकते हो कि सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या है, एक फ़िश मिली है नई तरह की, और इस फिश को नाम दिया है द स्पेसिफिक, ये एक तरह की स्पेशल फ़िश मिली है जो कि अब तक कहीं नहीं मिली है। नेशनल मरीन बायोडाइवर्सिटी म्यूज़ियम में के अंतर्गत ने इसे कहा है, और इसे क्या है, स्कॉर्पियन फिश बोल रहे हैं। बिकॉज स्कॉर्पियन फिश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे टेल में देखो यहाँ एक डंक तरह का कुछ है और ये इसमें पॉइजन होता है। तो ये एक नई तरह की फ़िश मिली है, और कहाँ मिली है, देखो यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में, ये हमारा इंडिया है, श्रीलंका, इसके बीच में ये जो जगह है ना, इस जगह पर गल्फ ऑफ मन्नार में ये हमें मिली है।
ओके और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दी हुई है, ए चेन ऑफ लॉ आइसलैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं, रीफ्स है ना, तो इसको यहाँ क्या है, इसे गल्फ ऑफ मन्नार भी कहते हैं। ओके तो और यहाँ राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। तो एडम्स ब्रिज में ही यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है और यहीं पर ये बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ ये मिली है। ओके नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब पीएम केयर फंड। ओके इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले इसका स्टार्ट करते हैं कि ये बनाया कब था। स्टार्टिंग इसे बनाया था 28 मार्च 2020 को बनाया था। क्यों बनाया था? जो पैंडेमिक कोविड-19 है उसमें जो भी हमारे मीन्स एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सब के लिए, उसके लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत थी। तो पीएम ने लोगों से रिक्वेस्ट की कि भाई आप डोनेट करो पीएम केयर फंड में। ओके इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है इसके हमारे नरेंद्र मोदी जी। मेंबर्स है इसमें होम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। कौन कौन है आप पढ़ सकते हो। होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एंड डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। तो ये एक तरह से एक फ़ंड क्रिएट हो गया है। अब ये कंट्रोवर्सी में क्यों आया है? बिकॉज एक बंदे ने क्या किया, आरटीआई डाल दी है। आरटीआई मीन्स राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्म एक्ट है। 2005 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इससे पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, 2002 से रिप्लेस करके ये बनाया गया है। इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डालकर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ भी पूछ सकते हो उस ऑफिस से रिलेटेड। ओके जो भी भाई, तो अब क्या किया, एक बंदे ने डाल दिया कि भैया अब ये पीएम केयर फंड है, इसमें कितने रुपीज़ आए हैं मुझे ये जानना है, प्लस आप उनको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो ये जानना है। तो अब क्या हुआ, पीएमओ ने आंसर किया। पीएमओ मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। पीएमओ ने आंसर किया कि भाई ये कोई लाइक एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जिसके बारे में आप नॉलेज ले सको। तो ये एक लाइक गवर्नमेंट का फंड है, तो हम ये अपने आप डिसाइड करेंगे कि हमें इसे कहाँ यूज़ करना है और हम किस तरह से यूज़ करेंगे, किसने कितना पैसा दिया है, तो ये हम रिवील नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हमें ये जानने का हक है कि भाई हम कुछ भी जान सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से। ओके डेमोक्रेसी हमें यही कहती है कि भाई पार्शलिटी नहीं होगी, लाइक एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो यहाँ वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दे रही है। बट मैं मानती हूँ कि एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को लाइक बहुत सी चीज़ें होती है जो हमसे छुपानी पड़ती हैं हमारे बेनिफिट के लिए। सो दोनों चीज़ों का ही मिक्सचर है, इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्बो कि भाई हाँ इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके माइनस पॉइंट्स भी हैं। अब भाई हमने इतना ट्रस्ट दिखाया है मोदी जी पर, लाइक कि हम उनको दूसरी बार पीएम बनाया है, तो हम उन पर इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इस बारे में क्या सोचते हो कि भाई पीएम केयर फंड जो है उसको हमें लाइक उसमें कितने रुपीस कहाँ से आए हैं और उसको कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, इस सब का हिसाब हमें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। ओके पीएम फंड केयर फंड का मोटो क्या था कि जो भी पेंडेमिक्स होती हैं, किसी भी तरह का अगर कोई हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए और वही पीएम केयर फंड है। ओके सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया है और आपकी जो ड्रीम्स हैं उनको एक सही डायरेक्शन मिलेगी इसकी हेल्प से। जो एफर्ट हम डाल रहे हैं उनका श्योरली रिजल्ट मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। गुड लक, थैंक यू सो मच।